नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ओल्ड इज गोल्ड। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें डेप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ राधाकृष्ण पाटिल, चंद्रकांत पाटिल, चंद्रशेखर बावनकुले और पूर्व केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे के बेटे संतोष दानवे का नाम भी शामिल किया गया है। पार्टी ने 71 मौजूदा विधायकों को भी मैदान में उतारा है, तो उधर अधिकांश उम्मीदवार ओबीसी, मराठा, एससी के साथ एसटी और महिलाएं भी शामिल हैं। इससे बीजेपी ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो इस बार भी किस तरीके से मैदान में खेलेगी, तस्वीर साफ है। महाराष्ट्र का चुनावी रण, बीजेपी फ्रंट फुट पर। अनुभवी चेहरों पर दांव, पहली लिस्ट से प्रभाव। हरियाणा वाली ट्रिक, सियासी बैलेंस परफेक्ट। मराठा ओबीसी कॉम्बिनेशन, मुश्किलों का सॉल्यूशन। दलित आदिवासियों को मौका, विपक्ष बढ़त से चूका। महिला सियासी खानदान, सामाजिक संतुलन बरकरार। जातीय क्षेत्रीय समीकरण साधे, दिखाए जीत के इरादे। बीजेपी का डबल एक्सपेरिमेंट, लगेगी जीत की हैट्रिक। एक्शन मोड में आरएसएस, खास टोलियों से क्षेत्र कवरेज। दरअसल बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की पहली सूची में एक भी अल्पसंख्यक को चेहरा नहीं बनाया है, लेकिन अन्य जाति समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की है। अनुसूचित जाति के 4 और अनुसूचित जनजाति के 6 उम्मीदवारों को टिकट दे दिया गया। ओबीसी, मराठा प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारा गया, तो उधर पार्टी की पहली लिस्ट में 13 महिलाओं के साथ उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में बीजेपी का एक बड़ा संदेश है और एक बड़ा कदम है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अशोक चव्हाण की बेटी श्रीजया चव्हाण को भोकर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। पहली लिस्ट में पार्टी ने हरियाणा की तरह पुराने दिग्गजों को साइड नहीं किया, बल्कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी उन नेताओं को मौका देकर इस संकेत दिया कि पुराना अनुभव काम आएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 99 सीटों पर कैंडिडेटों के नामों का ऐलान कर दिया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी सीट से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अपने पुराने नेताओं पर भरोसा जताया है, तो नए चेहरों पर भी दांव खेला है। बीजेपी ने हरियाणा की तर्ज पर ही महाराष्ट्र में सियासी बैलेंस बनाने की कोशिश की है। महाराष्ट्र के सियासी समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने मराठा और ओबीसी समेत दलित और आदिवासियों के साथ जातीय कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। बीजेपी ने अपने 3 विधायकों का टिकट काटा है और 71 विधायकों पर भरोसा जताया है। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायकों को भी टिकट दिया गया है। इस तरह बीजेपी की पहली सूची से यह स्पष्ट है कि पार्टी पुराने और अनुभवी नेताओं पर अपना भरोसा कायम रखे हुए है। महिला सशक्तिकरण पर जोर और परिवार के कद्दावर नेताओं को टिकट देकर सामाजिक संतुलन को भी साधने की कवायद की गई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। अनुसूचित जनजाति से बीजेपी ने 6 उम्मीदवार उतारे हैं, तो 4 दलित समुदाय से भी उम्मीदवार बनाए गए हैं।
इसके अलावा बची 89 सीटों पर जातीय समीकरण देखें तो ओबीसी और मराठा समाज पर दांव सबसे ज्यादा खेला गया है। बीजेपी ने ओबीसी समुदाय से आने वाली माली, धनगर, बंजारा जैसी विशेष जातियों का ख्याल रखा है। बीजेपी इस तरह से अपने पुराने माधव फॉर्मूले पर लौटी है तो सवर्णों को लुभाने के लिए ब्राह्मण समाज से भी 6 प्रत्याशी उतारे गए हैं। हालांकि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में किसी भी मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया है। महाराष्ट्र की महिलाओं को साधने के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 13 महिला उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। बीजेपी ने भोकर से श्रीजया अशोक चव्हाण, फुलंबरी से अनुराधा अतुल चव्हाण, नासिक से सीमाताई महेश हिरे, कल्याणपुर से सुलभा गायकवाड़, बेलापुर से विजय मात्रे, दहिसर सीट से मनीषा अशोक चौधरी, गोरेगांव से विद्या ठाकुर, पार्वती से माधुरी सतीश, शेगांव से मोनिका राजीव राजले, श्रीगोंडा से प्रतिभा पचपुते, कैद से नमिता मुंदड़ा, चिखली से श्वेता महाले और जिंतूर से मेघना बोर्डिगर को प्रत्याशी बनाया है। इस तरह बीजेपी ने आधी आबादी को 13% हिस्सेदारी देकर महिला वोटर्स को अपने साथ जोड़े रखने की कवायद की है। परिवारवाद के मुद्दे पर हमलावर रहने वाली बीजेपी ने महाराष्ट्र में इससे किनारा कर लिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में देखें तो पार्टी के दिग्गज नेताओं के बेटे, बेटियों और भाई को टिकट दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी सांसद अशोक चव्हाण की बेटी श्रीजया चव्हाण, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेल्लार के भाई विनोद शेल्लार, पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे के बेटे संतोष दानवे को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी विधायक बवनराव पचपुते की पत्नी प्रतिभा पचपुते को श्रीगोंडा से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे को कंकावली सीट से दोबारा प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के राज्यसभा सदस्य धनंजय महाडिक के छोटे भाई अमल महाडिक को टिकट दिया गया है। पूर्व सीएम शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर के पोते संभाजी पाटिल निलंगेकर को पार्टी ने टिकट दिया है। चिंचवाड़ में दिवंगत विधायक लक्ष्मण जगताप की पत्नी अश्विनी का टिकट काटकर उनके भाई शंकर जगताप को टिकट दिया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ जावले के राजवंश में लंबे समय तक रहे अमोल जावले को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के परिवारों को तवज्जो देकर बड़ा सियासी दांव चला है ताकि उनके प्रभाव को पूरी तरह से चुनाव में भुनाया जा सके। इसीलिए बीजेपी ने परिवारवाद से भी परहेज नहीं किया है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 3 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। पार्टी ने विधायक टेकचंद सावरकर का टिकट काटकर प्रदेश अध्यक्ष बावन कुले को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह पिंपरी चिंचवड के विधायक अश्विनी जगताप का टिकट काटकर उनकी जगह पर शंकर जगताप को उतारा है। बीजेपी ने कल्याण विधानसभा सीट से विधायक गणपत गायकवाड़ का टिकट काटकर उनकी पत्नी सुलभ गायकवाड़ को टिकट दिया है। गणपत गायकवाड़ ने शिवसेना विधायक पर फायरिंग की थी, जिसके चलते वो फिलहाल जेल में हैं। ऐसे में बीजेपी ने उनके सियासी प्रभाव को देखते हुए उनकी पत्नी पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने पुराने नेताओं के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दिया है। बीजेपी ने 89 पुराने नेताओं के टिकट काट दिए हैं तो 10 नए चेहरों को टिकट दिए गए हैं। बीजेपी ने पहली बार जिन नेताओं को टिकट दिया है उनमें प्रतिभा पचपुते, विनोद शेल्लार, राजेश बकाड़े, श्रीजया चव्हाण, शंकर जगताप, विनोद अग्रवाल, अनुराधा चव्हाण, सुलभा गायकवाड़, राहुल आवाडे और अमोल जावले के नाम शामिल हैं। इस तरह बीजेपी ने नए चेहरों को उतारकर सियासी केमिस्ट्री बनाने की कोशिश की है, लेकिन गोपीनाथ मुंडे के परिवार से अभी किसी को टिकट नहीं दिया गया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हारने वाले कई दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारा है। चंद्रपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हारने वाले शिंदे सरकार के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को बीजेपी ने बल्लापुर विधानसभा सीट से टिकट दिया है। ऐसे ही उत्तर पूर्व लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हारने वाले मुलुंड के विधायक और पार्टी के कोषाध्यक्ष मिहिर कोटेचा पर भरोसा जताया गया है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के कैंडिडेट संजय दीना पाटिल से वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने पहली सूची में 3 निर्दलीय विधायकों को अवसर दिया है। इनमें उरान से महेश बाल्दी, देवली से राजेश बाकाड़े और गोंदिया से विनोद अग्रवाल का नाम शामिल है। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा उम्मीदवार विदर्भ के इलाके से उतारे गए हैं। बीजेपी ने विदर्भ की 23 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। इसके बाद उत्तर महाराष्ट्र की 19 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। मराठवाड़ा इलाके की 16 सीट पर बीजेपी ने टिकट दिए हैं। मुंबई की 36 में से 14 सीटों पर बीजेपी ने अभी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन कोंकण इलाके की 2 सीटों पर अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। देखिए, हरियाणा, हर राज्य का स्थिति अलग होता है। हरियाणा में एक जाट वर्सेस नॉन जाट का एक ध्रुवीकरण हो रहा था। यहाँ पे मराठा वर्सेस नॉन मराठा ऐसे ध्रुवीकरण होना मुश्किल है, लेकिन सारे बिरादरी के सारे जात को लेके ही काम करना पड़ता है। शायद बीजेपी इसलिए वो दलित समुदाय के अंदर भी काम करना चाहते हैं, उसको भी जगह देने का कोशिश कर रहा है, जैसे रामदास अठवाले और भी है।
तो लेकिन एक तरफ नहीं, लेकिन बीजेपी तो पहले एक एक्सपेरिमेंट चलाया था ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना के, मराठा राज्य में एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री चलाया, लेकिन महाराष्ट्र में ज्यादातर पे उस एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ। इस तरह बीजेपी का खास फोकस विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र पर है, जहां से उसकी मुख्य लड़ाई कांग्रेस से है। कोंकण के इलाके में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के भरोसे है, जिसके चलते उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी करीब 155 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट 99 उम्मीदवारों के नामों की घोषित की है, जिसके चलते तकरीबन 60 सीटें बची हुई हैं। बीजेपी ने अभी तक सिर्फ 3 विधायकों के टिकट काटे हैं। 2019 में बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जिनमें से बीजेपी अपने 71 विधायकों को टिकट दे चुकी है और 3 टिकट काटे गए हैं। बीजेपी के 29 विधायक बचे हैं, जिनकी सीटों पर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में डबल एक्सपेरिमेंट किया है। एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए इस बार उसने हरियाणा और मध्य प्रदेश की तरह विधायकों के पर कम ही कतरे हैं। पिछले चुनाव में हारी सीटों पर ही नए चेहरों को मौका दिया है। बीजेपी ने यह भी कोशिश की है कि चुनावी दौर में पार्टी और महायुति गठबंधन में बगावत और विरोध न हो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने डबल एक्सपेरिमेंट किया है। अमूमन एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए बीजेपी सरकारों का चेहरा बदलती रही है, साथ ही विधायकों के टिकट भी काटे जाते रहे, मगर महाराष्ट्र में बीजेपी ने 99 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर डबल एक्सपेरिमेंट किया है। चुनाव से पहले 2.5 साल पुरानी सरकार में फेरबदल नहीं किया और पहली लिस्ट में सिर्फ 3 विधायकों के टिकट काटे गए। 75 पुराने खिलाड़ी मैदान में रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी जल्द ही 50 से अधिक उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करेगी। दूसरी लिस्ट में भी ज्यादातर विधायक फिर से रिपीट किए जा सकते हैं। बीजेपी ने दूसरे प्रयोग के तौर पर हारी गई सीटों पर नए चेहरों पर दांव लगाया है। बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी से पहले अपने कैंडिडेट की घोषणा कर बाजी मार ली है। हालांकि मध्य प्रदेश और हरियाणा की तरह विधायकों के टिकट नहीं काटे गए। हर चुनाव में बीजेपी करीब 20% विधायकों को बदलती रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी के कार्ड के तौर पर 5 मंत्रियों समेत 11 विधायकों के टिकट काटे थे। हरियाणा में बीजेपी के विधायकों की संख्या 40 थी। इसका नतीजा रहा कि 88 सीटों में 48 पर बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान 131 विधायकों में 29 विधायकों का पत्ता काट दिया गया था। चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली, मगर लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में ये दांव उल्टा पड़ गया था। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 66 सांसदों में से 17 के टिकट काट दिए थे। इसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला नहीं कर सके। बीजेपी के 26 सांसद चुनाव हार गए और 17 नए चेहरों में सिर्फ 12 को जीत मिली थी। निश्चित तौर पे आज का ये आरएसएस का अगला साल 100 साल होने जा रहा है जी। वो चाहेंगे कि जितना चुनाव हो सब में बीजेपी जीते, लेकिन बीजेपी का जीतना का श्रेय बीजेपी नहीं, आरएसएस को इसको बीजेपी श्रेय जाना चाहिए। हरियाणा भी आरएसएस के एक बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। आपने देखा होगा बड़ा बड़ा शीर्ष नेता का प्रचार बहुत कम हुआ था, स्थानीय लेवल पे चर्चा बहुत ज़्यादा हुआ था, प्रचार हुआ था। महाराष्ट्र में मुझे लग रहा है कि आरएसएस इस तरह का ही स्ट्रैटेजी इस बार अपनाए। महाराष्ट्र में बीजेपी ने यूपी से सबक लेते हुए पुराने विधायकों को रिपीट किया है, ताकि बागियों की टेंशन नहीं रहे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बड़ी हलचल हुई। सभी बड़ी पार्टियों में बगावत और मतभेद सामने आए। सिर्फ बीजेपी इससे अछूती रही। पिछले चुनाव में जीते 106 विधायक पार्टी के आदेशों के साथ बंधे रहे और एकजुट रहे। इस भरोसे का इनाम मिलना भी जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी अगर हरियाणा और मध्य प्रदेश की तरह टिकट काटेगी तो पार्टी में भगदड़ मच जाएगी। हरियाणा और मध्य प्रदेश में विधायकों के लिए सिर्फ कांग्रेस के दरवाजे खुले थे, जहां पहले से ही टिकट की मारामारी थी। महाराष्ट्र में बीजेपी के अलावा 5 दल हैं जो इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। चुनाव के दौर में बीजेपी ने ऐसा करने का मौका नहीं दिया। लोकसभा चुनाव के बाद महायुति सरकार ने तिजोरी का मुंह खोल दिया। लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं के प्रचार पर करोड़ों खर्च कर दिए और चुनाव में इसका फायदा मिलने की पूरी संभावना है। यूपी से सबक लेते हुए अपने विधायकों को एकजुट रखा और मध्य प्रदेश की जीत के बाद लाडली बहना जैसी स्कीम लेकर आए। महाराष्ट्र में बीजेपी ने गलती भी सुधारी है। यूपी की तरह बीजेपी के उम्मीदवार सिर्फ मोदी के चेहरे और 5 किलो राशन वाली स्कीम के भरोसे नहीं है। इसके अलावा विपक्ष के संविधान और आरक्षण वाले नैरेटिव को खत्म करने के लिए आरएसएस के साथ बीजेपी के काडर पिछले 6 महीने से काम कर रहा है।
बीजेपी करीब 155 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अगर ये ट्रिक काम कर गई तो महाराष्ट्र में भी हैट्रिक तय है। हरियाणा का चुनाव दरअसल नैरेटिव की लड़ाई थी। उसमें यदि बीजेपी हार जाती तो उसके लिए मुश्किलें अंबार होती, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव सही मायने में वजूद की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन के लिए ये आखिरी अवसर है मानो, लेकिन सबसे बड़े वजूद की लड़ाई महाराष्ट्र में आरएसएस के लिए है। आरएसएस के लिए एक मैसेज चला गया कि 24 के लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने मोदी का साथ छोड़ दिया था, ये कह के कि उन्हें अहंकार हो गया है। लेकिन जो दुर्गति हुई उसके बाद संघ को एहसास हुआ, इसीलिए जमीन पर हरियाणा के चुनाव जीतने में संघ की बड़ी भूमिका रही है। और उससे भी बड़ी भूमिका अब महाराष्ट्र में होनी है, क्योंकि महाराष्ट्र संघ की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। 100वां साल 2025 में संघ को अपनी मनाना है। ऐसे में महाराष्ट्र में सत्ता होना जरूरी है। संघ को अब समझ में आ गया है कि महाराष्ट्र में सत्ता न होने से क्या क्या दुर्गति हुई थी। खास करके संघ को यह भी याद है कि कैसे एक बड़े पत्रकार को जेल में ठूस दिया गया। सत्ता की बड़ी ताकत होती है, तो संघ को इस बात का एहसास है कि महाराष्ट्र में सत्ता नहीं आई बीजेपी की अगुवाई वाली पार्टी को, तो संघ की मुश्किलें बढ़ेगी। इसीलिए बीजेपी ने वहां जो उम्मीदवार खड़े किए हैं उसमें एक भी मुस्लिम नहीं दिया। उन्हें पता है कि यह हिस्सा अजीत पवार के हिसाब से साधेंगे। जातिगत समीकरण जाट और मराठा वाला उसी ढंग से बीजेपी लड़ रही है जैसे हरियाणा में लड़ी। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 महीने का समय ही बचा है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर संपर्क कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। सूत्रों की अगर हम मानते हैं तो संघ ने अपने सभी सहयोगियों के साथ, संगठनों के साथ भी समन्वय कर लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया है और इसके लिए खास तौर पर स्वयं सेवकों की टोलियां बनाई गई हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आरएसएस एक्टिव हो गया है। बड़े पैमाने पर संघ ने संपर्क कार्यक्रम शुरू किए हैं। संघ ने जमीनी तौर पर लोगों से बातचीत भी शुरू कर दी है। पूरे महाराष्ट्र में स्वयं सेवकों की टोलियां बनाई गई हैं और उन्होंने अपने अपने इलाकों में लोगों तक संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया है। हर टोली में 5 से 10 लोगों के छोटे छोटे ग्रुप के साथ बैठक की जा रही है और अपने अपने इलाकों के मोहल्लों के परिवारों से बातचीत भी की जा रही है। संघ की टोलियां इन बैठकों में सीधे तौर पर बीजेपी का समर्थन नहीं करती, बल्कि राष्ट्रीय हित, हिंदुत्व, सुशासन, विकास, लोक कल्याण और समाज से जुड़े विभिन्न स्थानीय मुद्दों पर गहन चर्चा के माध्यम से लोगों की राय को आकार देती है। टोलियां बनाने से पहले संघ और उसके सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों ने रणनीति तैयार करने के लिए राज्य में सभी स्तरों पर समन्वय बैठकें की। ये कदम इसलिए अहम माना जा रहा है कि हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद ही संघ ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए ये फैसला किया है। पूरे हरियाणा में अपने सहयोगी संगठनों के साथ संघ की ओर से की गई बैठकें बीजेपी की सफलता के पीछे प्रमुख कारणों में से एक रही है। हरियाणा में बनाई गई संघ कार्यकर्ताओं की टोलियों ने राज्य भर में 1.25 लाख से अधिक छोटी छोटी बैठकें की थीं। इन बैठकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की जाट केंद्रित नीतियों समेत विभिन्न मुद्दों को उजागर करके हरियाणा में जनमत को आकार देने में मदद की। उन्होंने अग्निवीर भर्ती योजनाओं को लेकर लोगों की चिंताओं को दूर किया। उन्होंने किसानों से भी बातचीत की और उनकी भावनाओं को बीजेपी के पक्ष में करने में कामयाब रहे। ऐसा कहा जा रहा था कि इस साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन के पीछे आरएसएस कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी का होना एक प्रमुख कारण था। सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव के दौरान अनुकूल जनमत तैयार करने में आरएसएस कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है और पार्टी में कई लोगों को उम्मीद है कि हरियाणा की रणनीति को दोहराते हुए उन्हें महाराष्ट्र में भी अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आरएसएस का कहना है कि वो सीधे तौर पर चुनावी राजनीति में शामिल नहीं होता, लेकिन लंबे समय से माना जा रहा है कि संघ चुनाव में बीजेपी की छिपी ताकत है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के साथ बहुत कुछ दांव पर लगा है। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार की महाविकास अघाड़ी सत्तारूढ़ गठबंधन से सत्ता छीनने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले चुनौती तो ये है कि महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी ये बहुत ही एक मजबूत संगठन है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो एंटी इनकम्बेंसी, खास तौर पे जो मराठा रिजर्वेशन लेके जो इशू है
उस इश्यू में बीजेपी खुल के अभी तक बोला नहीं है, लेकिन इंडिकेशन दिया था कि वो भी सोच रहे हैं। लेकिन ये उनका मराठा वोट एक बहुत अहम भूमिका, मुझे लग रहा है कि इस बार शरद पवार ही अहम भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस नहीं, उद्धव ठाकरे नहीं, चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, लेकिन शरद पवार का भी एक राजनीतिक जीवन का दांव लगा हुआ है। इसलिए मराठा चुनौती को ही बीजेपी को सबसे पहले निपटाना होगा। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। यहां रुकना बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।